So in today's lecture we'll talk about periodic classification. तो इनिशियली 1800s के आसपास जो एलिमेंट्स नोन थे वो 31 के आसपास नोन थे। 1865 तक ये नंबर 63 हो गया एंड करंटली हमारे पास 114 एलिमेंट्स क्या होते हैं, नोन होते हैं। तो इतने सारे एलिमेंट्स की केमिस्ट्री को स्टडी कर पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क होता है, इसलिए एक अरेंजमेंट की क्या है रिक्वायरमेंट आई। और इस अरेंजमेंट का हमारे पास एक बेसिक था कि एलिमेंट्स जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ कैरी कर रहे हैं उनको हमें एक ही साथ क्या करना है, ग्रुप करना है। दैट मीन्स अगर हमारे पास ए है, बी है, सी, डी, ई, एफ, ऐसे आपके पास मल्टीपल लेट्स सपोज एलिमेंट्स हैं, तो अगर ए की प्रॉपर्टी सी के साथ मैच करती है एंड ई के साथ मैच करती है तो हमें ए, सी और ई जो है वो एक ही साथ क्या करने हैं, प्लेस करने हैं, ताकि हम लोग आसानी से इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर पाएँ। तो ये हमारे पास क्या है, एक इंट्रोडक्शन है कि क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्यों आई। क्योंकि इतने सारे एलिमेंट्स हैं, 114 एलिमेंट्स हैं, तो हर एक एलिमेंट की केमिस्ट्री को स्टडी कर पाना, दैट मीन्स पहले आप एलिमेंट के बारे में स्टडी करो, देन उसके कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करो, कितने टाइप के कंपाउंड बनाएगा, उनके क्या रिएक्शंस होते हैं, सो ऑन। तो वो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। इसलिए हमें बेसिकली एक अरेंजमेंट करना पड़ता है एलिमेंट्स का, ताकि हम लोग क्या कर पाएँ, उनकी स्टडी को ईजी बना पाएँ। तो स्टडी को ईजी करने के लिए, सिस्टमैटिक मैनर में करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करते हैं। मतलब एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करते हैं अपॉन सम प्रॉपर्टीज़। कोई प्रॉपर्टी हम लोग बेस बना देंगे और उस बेस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, फिर एलिमेंट्स को क्लासीफाई करेंगे। सो जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमारे पास करी गई थी एलिमेंट्स की, वो करी थी डॉबनियर ने, और इनके लॉ को कहते हैं हम लॉ ऑफ ट्राइड, लॉ ऑफ ट्राइड्स, या फिर डॉबनियर ट्राइड के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि एलिमेंट्स को अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। किस चीज़ का इंक्रीजिंग ऑर्डर? एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं और क्या बनाते हैं, उनके ट्राइड बनाते हैं। ट्राइड का मतलब क्या होता है, 3 एलिमेंट्स का जो पेयर होता है उसको हम लोग ट्राइड कहते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो एटॉमिक मास होता है सेंट्रल एलिमेंट का, मतलब बीच वाला जो एलिमेंट होता है उसका जो एटॉमिक मास होता है वो किसके इक्वल निकलता है। अगर आप एवरेज निकाल दो एटॉमिक मासेस की फर्स्ट एलिमेंट के साथ लास्ट एलिमेंट की, तो अगर हम फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो सेंट्रल एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है। तो ये हमें किसने बताया था? डॉबनियर ने बताया था। नाउ इस लॉ को अंडरस्टैंड करने के लिए उनके ट्राइड्स को हम लोग चेक करते हैं। तो उनका जो पहला ट्राइड था वो था लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो लिथियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 7 होता है, पोटेशियम का जो एटॉमिक मास है वो 39 होता है। तो अगर आप दोनों का एवरेज निकालो, 7 + 39 का डिवाइड आप 2 से करो, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो 23 मिलेगा। और 23 ही क्या होता है, सोडियम का एटॉमिक मास होता है। तो इनका लॉ हमें क्या बताता है कि अगर आप फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट के एटॉमिक मास का क्या निकाल दो, एवरेज निकाल दो, तो रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, सेंट्रल एलिमेंट का एटॉमिक मास मिलता है। इनका सेकंड ट्राइड चेक करते हैं। सेकंड ट्राइड है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। तो कैल्शियम का मास 40 होता है, बेरियम का मास 137 होता है। तो अगर इनका हम एवरेज कर दें तो 40 + 137/2 करें तो जो आंसर होता है वो 88.5 आता है। तो इन्होंने इसको अप्रॉक्सीमेटली कितना ले लिया था, 88 ले लिया था। और एक्चुअल में जो स्ट्रोंशियम का जो मास होता है वो कितना होता है, 87.6 होता है। तो इनकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वो 88.5 था, तो अप्रॉक्सीमेटली वो 88 हो गया। तो 87.6 भी 88 के आसपास ही होता है। तो ये भी हमारे पास यहाँ पर क्या हो चुका है, वैलिड हो गया। तीसरा जो ट्राइड हमारे पास है वो होता है क्लोरीन, ब्रोमीन और उसके साथ आयोडीन। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो 35.5 होता है, 35.5। आयोडीन का जो मास होता है वो 127 होता है। तो अगर हम फिर से एवरेज निकालें तो 35.5 को अगर 127 के साथ सम करके 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट निकलता है 81.25। तो अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने इसको कितना मान लिया था, 80 मान लिया था। और इसका जो एक्चुअल में जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 79.9 होता है। तो ये हमारे पास उनके 3 ट्राइड थे। तो इसका ड्रॉबैक हमारे पास क्या है, ये सिर्फ 9 एलिमेंट्स तक ही वर्क कर पाया।
मतलब 3 ट्राइड फॉर्म कर पाया, उसके आगे ये जो हमारे पास लॉ था वो क्या हो गया, फेल हो गया। सेकंड जो अटेम्प्ट था वो किया था न्यूलैंड ने, और उनके लॉ का नाम है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। लॉ अगेन काफ़ी सिंपल है। स्टार्टिंग हमारे पास हर एक लॉ की सिमिलर रहने वाली है कि जब एलिमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में जब एलिमेंट्स को आप अरेंज करते हो तो ये देखा जाता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है और जो 8th एलिमेंट होता है उनकी प्रॉपर्टीज आपस में क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। सो व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास then property of every first element is similar with every 8th element। जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी हर 8th एलिमेंट के साथ क्या होती है, सिमिलर होती है। तो यहाँ पे नीचे हमने ड्रॉ कर रखा है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव को समझने के लिए बहुत सिंपल सा मेथड है। जैसे हमारे पास म्यूजिकल नोट्स होते हैं सारे गा मा पा धा नी सा, तो स्टार्ट वो सा से होता है और एंड भी किससे होता है, वो सा से होता है। तो फर्स्ट नोट जो हमारे पास होता है वो सा होता है, और जो 8th नोट हमारे पास है वो फिर से क्या होता है, सा होता है। जैसे सा रे गा मा पा धा नी, देन अगेन हमारे पास क्या आता है, सा आता है। तो जब उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में, तो उन्होंने ये देखा कि हर फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी हर 8th एलिमेंट के साथ क्या है, सिमिलर है। जैसे अगर आप लिथियम को देखो तो लिथियम हमारे पास क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है सपोज। अब लिथियम से आप काउंट करो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और 8th। तो लिथियम की प्रॉपर्टी किसके साथ सिमिलर होंगी, सोडियम के साथ सिमिलर होंगी। अगर आप बेरिलियम देखो और बेरिलियम को आप फर्स्ट मान लो तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ और ये 8। तो बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम आ रहा है। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज एक दूसरे को क्या करती हैं, रिजेंबल करती है। यही हमारे पास क्या है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव है कि हर फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी हर 8th एलिमेंट के साथ क्या है, सिमिलर है। तो इसके ड्रॉबैक बेसिकली हमारे पास क्या है, तो पहला ड्रॉबैक ये है कि ये सिर्फ कैल्शियम तक ही काम कर पाया। डेट मीन्स सिर्फ कैल्शियम तक ही जो हमारे पास प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन था, ये जो मेथड था वो काम कर रहा था, उसके बाद ये जो मेथड था वो क्या हो गया, फेल हो गया। और सेकंड ड्रॉबैक ये है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हमने एक ही ग्रुप में डाल तो रखा है बट उनकी प्रॉपर्टीज मेंबर्स के साथ क्या है, अलग अलग है। दैट मीन्स अगर आप एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास लास्ट वाले ग्रुप में ऑक्सीजन है, सल्फर है, आयरन है, सिलेनियम है। ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल होते हैं, आयरन हमारे पास क्या होता है, मेटल होता है। तो मेटल को नॉन मेटल ग्रुप में आप कैसे प्लेस कर सकते हैं, लाइकवाइज नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, मैंगनीज है। अब मैंगनीज अगेन एक मेटल होता है और मेटल को कौन से ग्रुप में डाल रखा है, नॉन मेटल के ग्रुप में प्लेस कर रखा है। लाइकवाइज आप फर्स्ट ग्रुप में देख सकते हैं हमारे पास जो कोबाल्ट और निकल है ये दोनों मेटल्स होते हैं और उनको कौन से ग्रुप में डाल रखा है, नॉन मेटल के ग्रुप में प्लेस कर रखा है। तो यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टीज में किसी भी तरीके से मैचिंग पॉसिबल नहीं है। ये हमारे पास इसका सेकंड ड्रॉबैक है। जैसे आयरन ले रखा है हमने ऑक्सीजन ग्रुप के अंदर, फॉर एग्जांपल हमने इसको यहाँ पे लिस्ट कर रखा है। तो ये हो गया हमारे पास न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। नाउ नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन था वो मेंडलीव के थ्रू आया था और मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल अब हमें स्टडी करना है। तो इनका जो टेबल था वो ऑक्साइड के फॉर्मूलाज पे और हाइड्राइड के फॉर्मूला पे बेस्ड था। ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, बट इनिशियली हम थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो किस तरीके से फॉर्मुलेट किया गया था, ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाया गया एलिमेंट्स के और हाइड्राइड का फॉर्मूला बनाया गया एलिमेंट्स के। जब ऑक्साइड्स का फॉर्मूला जिस जिस एलिमेंट के लिए सेम आ रहा था उनको एक ही ग्रुप में डाल दिया गया। लाइकवाइज हाइड्राइड का फॉर्मूला जितने भी एलिमेंट्स के लिए सेम आ रहा था उनको सेम ग्रुप में प्लेस कर दिया गया। सो ही यूज्ड फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड फॉर हिज क्लासिफिकेशन मेथड। आफ्टर मेकिंग दिस फॉर्मूलाज बनाने के बाद उसने एलिमेंट्स को, और उस टाइम कितने एलिमेंट्स नोन थे, 63 एलिमेंट्स नोन थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया। अगेन किसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया है, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया है। तो उनको ये ऑब्जर्व हुआ कि वहां पर क्या एग्जिस्ट कर रही है, पीरियोडिसिटी एग्जिस्ट कर रही है। अब पीरियोडिसिटी का मीनिंग होता है रिपीटिशंस ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल, कि प्रॉपर्टीज हमारी एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती जा रही हैं। इसी टर्म को हम लोग पीरियोडिसिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए है, बी है, सी, डी, ई, एफ, देन जी है।
अगर हमें ए की प्रॉपर्टीज़ को देखना है और हमें जी की प्रॉपर्टीज़ को देखना है और दोनों प्रॉपर्टीज़ हमें क्या दिखाई दे रही हैं, सिमिलर दिखाई दे रही हैं। फिर हमने क्या किया, कुछ एलिमेंट्स को फिर से क्रॉस किया और उसके बाद हमारे पास एक और एलिमेंट आ गया x, और हमने जब x की प्रॉपर्टीज़ को मैच किया तो वो a g के साथ क्या कर रही है, सिमिलर है। दैट मीन्स जो जिसके नीचे आ रहा है उसकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे के साथ सिमिलर है। तो ये जो सिमिलरिटी आ रही है प्रॉपर्टीज़ में, ये रिपीट हो रही है आफ्टर रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल मीन्स कहने का आपने कुछ सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्रॉस किया, उसके बाद आप उस डिजायर्ड एलिमेंट तक पहुंचे, फिर आपने सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्रॉस किया, आप फिर अगेन डिजायर्ड एलिमेंट पे पहुंचे। तो जो एलिमेंट जिसके नीचे आ रहा है उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, इसी को बोलते हैं हम पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी का मतलब है कि प्रॉपर्टीज हमारी क्या करेंगी, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। प्रॉपर्टीज रिपीट होने लग जाएंगी एक रेगुलर इंटरवल के बाद। जैसे A की प्रॉपर्टीज G से मैच कर रही हैं बट आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल, एंड G की प्रॉपर्टीज X के साथ मैच कर रही हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी कहते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी हो गई रिपीटिशंस ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल। नाउ एलिमेंट्स को अरेंज किया गया रोज एंड कॉलम्स के अंदर। रोज को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं, एंड कॉलम को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। तो उनके टेबल में जो पीरियड थे वो टोटल कितने थे, 6 थे, एंड ग्रुप्स टोटल कितने थे हमारे पास, 8 थे। तो ये हमारे पास है ग्रुप्स एंड पीरियड। तो मेंडलीव का टेबल ऑक्साइड और हाइड्राइड के फॉर्मूला पे बेस्ड था। पहले एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स के फॉर्मूले बनाए गए, देन एलिमेंट्स के हाइड्राइड के फॉर्मूले बनाए गए। फिर देखा गया जिस एलिमेंट का ऑक्साइड का फॉर्मूला मैच कर रहा है या जिस एलिमेंट के लिए हाइड्राइड का फॉर्मूला मैच कर रहा है, उनको उन्होंने क्या किया, एक पैटर्न में अरेंज करना स्टार्ट किया। तो ये देखा कि एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लग रहे हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो रही हैं, रिपीट भी हो रही हैं। डेट मीन्स प्रॉपर्टीज में रिपीटिशंस भी आ रहा है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी के नाम से जानते हैं। और उनके पीरियोडिक टेबल में टोटल 6 पीरियड होते हैं और ग्रुप्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। नाउ हमारे पास है मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ बेसिकली हमें क्या स्टेट करता है कि एलिमेंट्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होती हैं। किसका पीरियोडिक फंक्शन होती हैं, एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन होती हैं। दैट मीन्स एलिमेंट की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और जो एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनमें जो रिपीटिशंस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ एटॉमिक मास। ये हमारे पास मेंडलीव पीरियोडिक लॉ है। नाउ ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे बनाया गया है और हाइड्राइड का फॉर्मूला कैसे बनाया गया है, तो उसके लिए एक चीज़ याद रखनी है। जब आप ऑक्साइड का फॉर्मूला बना रहे हैं तो आपको क्या यूज़ करने हैं, यूज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करने हैं। और जब हाइड्राइड का फॉर्मूला बना रहे हैं तो आपको क्या यूज़ करनी है, वैलेंसी यूज़ करनी है। आपको यूज़ करनी है वैलेंसी। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी का आपको कैसे पता लगेगा, जो हमारे पास ग्रुप नंबर होता है वही हमारे पास क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की काउंट है। वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन की काउंट है। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं, 2 होते हैं या 3 होते हैं तो हमेशा उनको क्या किया जाता है, लूज किया जाता है। तो रिस्पेक्टिव वैलेंसीज क्या बन जाती हैं, +1, +2 एंड +3। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, 6 होते हैं या 7 होते हैं तो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं। ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए सब कुछ हो रहा होता है। तो 5 वाला क्या करता है, 5 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता है, ये एनर्जेटिकली पॉसिबल नहीं होता। तो 5 वाला क्या कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, 6 वाला 2 गेन कर सकता है और 7 वाला 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो ये उनके रिस्पेक्टिव क्या है, वैलेंसीज हैं। तो ग्रुप नंबर पता होगा, जैसे ग्रुप नंबर 1 के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, ग्रुप नंबर 2 के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, ग्रुप नंबर 3 के लिए 3, लाइकवाइज 5 के लिए 5, 6 के लिए 6 और 7 के लिए 7। 4 हमारे पास एक स्पेशल केस है, ये बेसिकली क्या करता है, शेयरिंग करता है। बट अगर आपसे इसके वैलेंसी के बारे में पूछ भी लिया जाए तो आप इसकी वैलेंसी +4 बता सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। नाउ हम ऑक्साइड का फॉर्मूला बना रहे हैं और हाइड्राइड का फॉर्मूला बना के देखते हैं। नाउ अगर हम ऑक्साइड का फॉर्मूला बना के देखें तो हमने यहाँ पे एक एलिमेंट लिख दिया ए के अंडर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं मेंडलीव टेबल में वो अकाउंट हो जाते हैं। हमें जब ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाना है तो हमें ग्रुप नंबर से, दैट मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन से क्रॉस करना है। तो ए के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1, क्योंकि ग्रुप नंबर 1 है। और ग्रुप की जो काउंट होती है, ग्रुप का जो नंबर होता है वो हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का आइडिया देता है।
तो ए के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1। ऑक्साइड के साथ बना रहे हैं फॉर्मूला, तो ऑक्साइड मतलब क्या होता है -2 होता है। तो ये प्लस माइनस से आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको डायरेक्टली सिर्फ क्या लिखना है यहाँ पे 2 लिखना है। क्रॉस करेंगे तो ये जो 2 हमारे पास है ऑक्सीजन का, ये चला जाएगा ए के पास, और ए का जो 1 है वो चला जाएगा ओ के पास। ये हमने 9th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है कि कैसे हम लोग इसको फॉर्म करते हैं, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। तो फर्स्ट जो ऑक्साइड का फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा A2O। जब आप सेकंड के लिए बनाएंगे तो सेकंड के लिए क्या होगा, अब ए के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 2 हो जाएंगे क्योंकि हम ग्रुप नंबर 2 से डील कर रहे हैं। एंड ऑक्साइड के लिए क्या लिखते हैं, नीचे हम 2 लिखते हैं, 2 से 2 हमारा सॉल्व हो जाएगा, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, AO मिल जाएगा। इस तरीके से हम लोग ऑक्साइड के फॉर्मूले बना सकते हैं। नाउ अगर हम थर्ड ग्रुप के लिए देखें तो A के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएंगे, O के नीचे 2 आ जाएगा, क्रॉस करेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, A2O3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूले बना सकते हैं। तो 4 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, AO2, 5 के लिए हो जाएगा A2O5, 6 के लिए हो जाएगा AO3, 7 के लिए हो जाएगा A2O7 और 8 के लिए हो जाएगा AO4। इसको आप सेपरेटली करके देख सकते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा मैंने ये कैसे फॉर्म करे हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्राइड। जब हम हाइड्राइड के लिए फॉर्मूला बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वैलेंसी से क्रॉस करते हैं। तो हमारे पास अगेन सेम A है और A के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 है, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। हाइड्राइड मतलब H है और H की जो वैलेंसी है वो कितनी होती है, 1 होती है। इसको अगर आप क्रॉस करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास, AH फॉर्मूला बन जाएगा। लाइकवाइज अगर हम सेकंड की तरफ जाएं तो A के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है क्योंकि ग्रुप नंबर 2 को बिलोंग कर रहा है, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और H के पास कितना होगा, 1, क्रॉस करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, AH2। वैसे ही 3 के लिए क्या बन जाएगा हमारे पास, AH3। 4 के लिए क्या बन जाएगा, AH4। जब हम 5 की तरफ आएंगे तो ग्रुप नंबर अगर 5 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो वैलेंसी कितनी है, 3 है, दैट मीन्स -3 है। और H हमारे पास कितना है, 1, क्रॉस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, AH3। 6 के लिए क्या मिल जाएगा, AH2। 7 के लिए क्या मिल जाएगा, AH। और 8 के लिए कुछ भी नहीं बनेगा हाइड्राइड का फॉर्मूला, क्योंकि जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं तो ऑक्टेट तो पूरा कंप्लीट हो गया। तो ऐसे केस में जो वैलेंसी है वो कितनी होती है, 0 होती है। तो 0 वैलेंसी है, इसलिए हमारे पास कोई भी फॉर्मूला फॉर्म नहीं होगा। तो ये हमारे पास है फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड और ये हमारे पास है फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड। तो ऐसे हम हाइड्राइड और ऑक्साइड के लिए फॉर्मूला इस्टेब्लिश कर सकते हैं। नाउ मेरिट हमारे पास क्या है मेंडली पीरियोडिक टेबल का। तो मेरिट बेसिकली ये है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने गैप छोड़े हैं अपने टेबल के अंदर। उन्होंने बोला ये जो गैप हम लोग यहाँ पे लेफ्ट आउट कर रहे हैं, इन गैप्स को आके कौन ऑक्यूपाई करेंगे, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स आके ऑक्यूपाई करेंगे। मतलब यहाँ पे जो गैप हम लोग लेफ्ट आउट कर रहे हैं, इन गैप्स के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जो अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं, फ्यूचर में डिस्कवर होंगे। और उन्होंने 3 एलिमेंट्स की प्रेडिक्शन भी करी और उनको बोला एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। और वो बाद में डिस्कवर भी हुए और जो गैप्स मेंडलीव ने प्रिडिक्ट किए थे उन गैप्स को उन्होंने आके परफेक्टली ऑक्यूपाई किया। एका बोरॉन हमारे पास बना स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम हमारे पास बना गैलियम और एका सिलिकॉन आया जर्मेनियम। ये इन एलिमेंट्स के नाम रखे गए। एका बोरॉन था स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम था गैलियम, एका सिलिकॉन कौन था, जर्मेनियम था। तो ये हमारे पास मेरिट है मेंडली पीरियोडिक टेबल का। नाउ हमारे पास डी मेरिट बेसिकली क्या है मेंडली पीरियोडिक टेबल का। और डी मेरिट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला डी मेरिट हमारे पास है एनॉर्मलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। दैट मीन्स हाइड्रोजन को जो पोजीशन उन्होंने असाइन कर रखी है उस पोजीशन का कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया कि वो पोजीशन उन्होंने वहाँ पर क्यों असाइन करी है। दैट मीन्स हाइड्रोजन को कौन से ग्रुप में डाला गया है, हाइड्रोजन को डाला गया है ग्रुप नंबर 1 में। और इसकी प्रॉपर्टी ग्रुप नंबर 1 से तो मैच करती है, साथ ही साथ ग्रुप नंबर 7 से भी मैच करती है। तो बेस हमारे पास क्या है कि जो एलिमेंट जिस ग्रुप में आता है वो उस ग्रुप की प्रॉपर्टीज दिखाता है। तो ये अगर 7th ग्रुप की प्रॉपर्टी भी दिखाता है और फर्स्ट ग्रुप की प्रॉपर्टी भी दिखा रहा है
तो इसको ग्रुप नंबर 1 में क्यों प्लेस किया, 7th में क्यों नहीं डाला? तो हाइड्रोजन रिजेंबल बोथ ग्रुप नंबर 1 एंड 7 बट इट इज प्लेस्ड इन ग्रुप नंबर 1 विदाउट प्रॉपर जस्टिफिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास है पोजीशन ऑफ आइसोटोप। तो आइसोटोप बेसिकली क्या होते हैं, ये वो एटम्स होते हैं जो सेम एलिमेंट्स के होते हैं बट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। ऐसे फॉर एग्जांपल कार्बन 612, कार्बन 613 एंड कार्बन 614। तो ये कार्बन के क्या हैं, 3 आइसोटोप्स होते हैं, 612, 613, 614। तो इनका जो टेबल था वो किस पे बेस्ड था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे बेस्ड था। तो उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें आइसोटोप्स ऑफ कार्बन को 3 अलग अलग स्लॉट्स पे रखना पड़ता। डेट मीन्स कार्बन को 3 सेपरेट स्लॉट्स पर रखना पड़ता, 3 सेपरेट प्लेसेस पर रखना पड़ता, बट ऐसा उन्होंने नहीं किया। सो आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट मस्ट बी गिवन डिफरेंट प्लेसेस अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मास लॉजिक। डिफरेंट प्लेसेस देने चाहिए थे बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने आइसोटोप्स को कोई प्लेस ही नहीं दिया अपने टेबल के अंदर। सो आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट having same atomic number but different mass number. So isotope of an element must be given different place, but that was not the case. There was no place for isotope. Isotopes के लिए उनके टेबल में कोई प्लेस नहीं था। और थर्ड एंड लास्ट हमारे पास होता है रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। उनका टेबल बेसिकली किस पे बेस्ड था, हिज टेबल वॉज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। बट उन्होंने अपने इस रूल को बहुत जगह खुद ही क्या कर रखा है, ब्रेक कर रखा है। जैसे कोबाल्ट और निकल को अगर हम देखें तो कोबाल्ट का मास 58.9 ग्राम है, निकल का मास 58.6 ग्राम है, बट स्टिल कोबाल्ट को निकल के क्या रखा गया है, आगे रखा गया है। बट आना आगे किसको चाहिए था, निकल को पहले प्लेस पे आना चाहिए था, उसके बाद कोबाल्ट को आना चाहिए था, क्योंकि निकल का मास कितना है 58.6 एंड कोबाल्ट का मास कितना है 58.9। बट उन्होंने कोबाल्ट को पहले रखा है, उसके बाद किसको रखा है, निकल को रखा है। तो उन्होंने अपने रूल को खुद ही ब्रेक कर दिया है। तो ये हमारे पास 3 डिमेरिट है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के। सो दैट्स आर इट गाइस, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक्स।